Good morning to everybody, and I wish you all Happy New Year. And today in GST we are taking up the second phase of this subject, and that is the custom duty. सीमा शुल्क हिंदी में से कहेंगे। और पहले हम जैसे बोर्ड पर बता रखा है, डिस्प्ले कर रखा है, इंट्रोडक्शन है, एवोल्यूम है, स्पेसिफिक है, नेचर है, ऑब्जेक्टिव्स है, बिल एंट्री है, टेरिटरी ऑफ इंडिया है। इन पर बात करने के लिए एक ब्रीफ नॉलेज हम इम्पार्ट कर रहे हैं। इस पर केवल ब्रीफिंग होगा इसका, और फिर सीधे हम प्रैक्टिकल टॉपिक पर चलेंगे, और उसमें है टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव जैसे कि पहले से डिसाइडेड है कि पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जिसमें आते हैं उन टॉपिक्स पर बात कर ली जाए, सो दैट वी हैव द सफिशिएंट टाइम विद अस फॉर द प्रैक्टिस। उनके लिए प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट टाइम आपके पास अवेलेबल हो, इस ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड पहले से ही किया गया था। और उसी डिसीज़न के अनुसार हम थ्योरी में कि जो पहले के 4-5 टॉपिक दे रखे हैं उस पर टच करते हुए चलेंगे, एक ब्रीफिंग देंगे आपको, ताकि वो जो बातें प्रैक्टिकल में काम आती हैं उसके संबंध में आपको एकदम अननोन सी चीज़ें नहीं लगे, ऐसा लगे कि हम इनसे पहले से परिचित हैं। और फिर बाद में प्रैक्टिकल की बात करेंगे। आज हम प्रैक्टिकल टॉपिक ही शुरू करेंगे ब्रीफिंग के बाद। ओके, अगेन विश यू गुड लक। और आज आइए शुरू करते हैं। कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क हिंदी में कहेंगे। और जैसे कि इसके जो नाम को यदि हम मीनिंग के रूप में ढूंढें, तलाश करें, तो इसका अर्थ थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। और वो ये है कि यदि कोई माल हमारी सीमा में आ जाता है तो उस पर जो लगने वाला टैक्स है वो कस्टम ड्यूटी कहलाता है। अब ये बात बड़ी गोलमोल सी, ये सीमा में आ जाता का मतलब क्या हुआ, किसको सीमा कहेंगे, इत्यादि बातें। तो सीमा का मतलब ये होता है कि भारतीय एरिया में, भारत की परिधि में जो माल आता जाता है उस पर जीएसटी लगता है, और जो माल भारत की परिधि से बाहर जाता हो और भारत की परिधि के बाहर से आता हो तो उस पर लगने वाला टैक्स ही कस्टम ड्यूटी कहलाता है। अब भारत की परिधि चारों तरफ, चारों दिशाओं में, पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो भी परिधि दे रखी है उस सीमा से तात्पर्य है। इसको यदि हम थोड़ा सीधे सरल भाषा में समझना चाहें तो ये कह सकते हैं कि जो माल आयात और निर्यात किया जाता है उस पर लगने वाला टैक्स। जो माल आयात निर्यात किया जाता है, आयात का मतलब विदेशों से माल भारत में आना, और निर्यात का मतलब भारत से विदेश में माल जाना, ये आयात निर्यात होता है, सिंपल सा। तो जो आयात निर्यात पर लगने वाला टैक्स है उसी को हम सीमा शुल्क कह सकते हैं। समझने के लिए ये कहा जा सकता है। ये तो इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया कि सीमा शुल्क क्या है। सीमा शुल्क लगता है दो प्रकार से। पहला है एवोलोरियम ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द प्रोडक्ट। जो माल है उसका आकार क्या है। कई बार माल वज़न में, मात्रा में कम होता है, परंतु आकार बहुत बड़ा होता है उसका। तो आकार यदि बड़ा होता है तो आकार के आधार पर यदि हम टैक्स लेते हैं तो एवोलोरियम कहलाता है। ध्यान रखना, शॉर्ट नोट में 2-3 नंबरों में पूछा जा सकता है एवोलोरियम टैक्स क्या होता है। तो एवोलोरियम टैक्स वो टैक्स होता है जो किसी वस्तु के आकार के आधार पर लगता है। वस्तु का आकार कितना बड़ा है उस माप के आधार पर जब टैक्स लगता है वो एवोलोरियम कहलाता है। और यदि स्पेसिफिक टैक्स, विशिष्ट कर की बात करेंगे तो जो ये ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, वस्तु के मूल्य के आधार पर
टैक्स की गणना की जाती है तो वो कहलाता है स्पेसिफिक टैक्स। बस समझ में आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि सीमा शुल्क अर्थात आयात निर्यात पर लगने वाला टैक्स दो प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। एक तो साधारण भाषा में कहें तो साइज़ के आधार पर, और दूसरा मूल्य के आधार पर। साइज़ के आधार पर जब टैक्स लगाया जाता है तो एवोलोरियम कहलाता है, और जब मूल्य के अनुसार टैक्स लगाया जाता है तो स्पेसिफिक कहलाता है। बात समझ में आ गई। ये है टैक्स लगाने के दो तरीके। अब प्रश्न उठता है कि सीमा शुल्क की जो हिस्ट्री है, बेसिक, कहाँ से कैसे शुरू हुआ उसके बारे में है, बात करते हैं। और बात ये है कि पहले वर्तमान की बात छोड़ करके और उससे पहले के प्राचीन काल के समय में यदि हम बात करें तो भारतवर्ष में इसका इतिहास मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी और रामायण काल में भी, महाभारत काल में भी किसी न किसी रूप में वो टैक्स लगता था। महाभारत काल और रामायण काल तो ऐसा है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि भाई कोई हस्तलिखित प्रमाण नहीं है उसके, परंतु चंद्रगुप्त का समय जब आता है जिसमें चाणक्य हुआ था तो उस समय तो चाणक्य की नीति लिखी हुई आप भी आज भी आपको उपलब्ध है, तो लिखित संदर्भ आपको वहाँ से मिल जाएगा। पहली बार लिखित संदर्भ प्रमाण के रूप में प्राप्त होगा जब चाणक्य ने अपनी अर्थनीति बनाई थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय, तो उसमें माल के आने बाहर से आने जाने पर टैक्स वसूल किया जाता था। क्यों किया जाता, कैसे किया जाता, जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे तब उस पर बात कर लेंगे। पर फिलहाल ये मानकर चलिएगा कि इसका मतलब ये हुआ कि भारतवर्ष में सीमा शुल्क लगाने लाने जाने का जो प्रचलन है बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। और उसके बाद देखते हैं तो मुग़ल इतिहास में भी इसके प्रमाण मिलते हैं। जब मुग़लों का इतिहास उठा कर देखें तो इस प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे। जब भारत में बाहर से यह मुग़ल शासन जो था वहाँ पर जब माल बाहर से आता जाता था तो उस पर टैक्स लगाया जाता था। आपको मालूम है कि बीरबल के बारे में एक वो अकबर बीरबल के चुटकुले में एक किस्सा गोई है, वो उससे बड़ी प्रचलित है कि किसी ने अकबर से शिकायत कर दी बीरबल की कि साहब ये तो बड़ी रिश्वत लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं वहाँ पर ही, तो क्या अच्छा कि इनको ऐसी जगह लगा दो जहाँ पर कि रिश्वत का लेन देन नहीं हो सकता हो। तो ठीक है साहब, जो इनको सीमा पर लगाते थे समुद्र के किनारे, वहाँ पर जहाज़ की निगरानी रखें, कौन जहाज़ आ रहा जा रहा उसका लेखा जोखा रखें, बस और कुछ नहीं करना। और उसमें भी साहब ये कर दें कि वो लहरें गिन के बताएं रोज़ कितनी लहरें समुद्र में आ रही हैं जा रही हैं, तो वहाँ पर किसी तरह का कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो क्या ठीक है, तो बीरबल को वहाँ पर अपॉइंट कर दिया कि आप लहरें गिनोगे, रोज़ समुद्र में कितनी लहरें आ रही हैं यहाँ पर, इसके गिनने का काम रिकॉर्ड और वहाँ पर भेजना है। ओके, अब सब बीरबल को वहाँ अपॉइंट कर दिया। अब बीरबल इस बात को समझ गया कि मुझे किस लिए वहाँ से हटा करके यहाँ लगाया गया है, तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ बैठ गए और जो जहाज़ आ रहे जाने लग गए, भाई रुक जाओ, तुम नहीं आगे बढ़ोगे। तो क्यों कि जहाँ पनाह का आदेश है कि लहरें गिनने के लिए मुझे यहाँ रखा गया है, और जब लहरें मैं गिनता हूँ और जो तुम्हारा जहाज़ आता जाता है उससे सारी लहरें जो थी डिस्टर्ब हो जाती है, मेरी गणना में गलती होती है, इसलिए तुम नहीं आ जा सकते। वो बंद कर दिया, व्यापार ठप हो गया। और ठप हो गया तो हाहाकार मचा, राजा के पास, बादशाह के पास खबर पहुंची कि इस तरह की बात थी। तो फिर कहा कि ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको वहाँ से हटाकर जहाँ पर पहले था वहीं वापस इसको लगा दिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तरह से मुग़ल कालीन पीरियड में भी इसके ऐतिहासिक तथ्य हैं, जबकि सीमा शुल्क का लेन देन होता था। ओके, अब बात ये होती कि इसकी प्रकृति किस प्रकार की है। ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर। आप जानते हैं इस बारे में कि
कर की प्रकृति दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। इनकम टैक्स में भी हम इस बात को देख चुके हैं और जीएसटी में भी आपको इस बात के बारे में बता दिया था। फिर एक छोटी सी जानकारी आपको दोबारा दिए देते हैं, और वो ये है कि जो टैक्स जिस व्यक्ति पर लगाया जाता वही इसका भुगतान करता है, ये दायित्व उसका होता है, इसका भुगतान उसी को करना होता है, इसके जेब पर वज़न आता है उसका, तो वो कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। जिससे इनकम टैक्स, आपकी इनकम 10 लाख रुपए की, तो 10 लाख में जो टैक्स बनता है वो आपको देना है। परंतु जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, उसी प्रकार से कस्टम ड्यूटी भी इनडायरेक्ट टैक्स है। इसका भुगतान ज़रूर वो व्यक्ति करता है जो माल को लारा ले जा रहा है, परंतु वो अपने माल की कीमत में जोड़ करके ग्राहक से वसूल करता है, इसलिए ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। इसका जो भार है, इसका जो वज़न है, वो उस व्यक्ति पर नहीं होता, वो व्यक्ति वहन नहीं करता जो उसका भुगतान कर रहा है, कस्टमर पर अल्टीमेटली वो होता है, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो कस्टम ड्यूटी भी इनडायरेक्ट टैक्स की प्रकृति का टैक्स है। अब आइएगा इसके ऑब्जेक्टिव्स, किस लिए टैक्स लगाया जाता है, क्यों लगाएं हम कस्टम ड्यूटी। तो सबसे पहला और बड़ा कारण, उद्देश्य तो ये होता है कि इससे हमें गवर्नमेंट को रेवेन्यू प्राप्त होती, इनकम प्राप्त होती, और जब इनकम होगी तभी सरकार कोई भी हो वो अपने राज्य में कल्याणकारी कार्य कर सकती है। जब पैसा उसके पास नहीं होगा तो कोई भी पब्लिक वेलफेयर के काम नहीं हो सकते हैं। तो ये एक रेवेन्यू अर्न करने का सरकार के पास बहुत बड़ा तरीका है। दूसरा, मूल्यों पर नियंत्रण, ये है रेवेन्यू कलेक्शन पहला। दूसरा है प्राइस कंट्रोल, इससे मूल्यों पर नियंत्रण करने में सुविधा होती है। जैसे अभी कुछ समय पहले जब प्याज की कीमत बहुत अधिक बढ़ गई थी बाज़ार में और उस पर हाहाकार मचने लग गया था जनसाधारण में, तो सरकार को निर्णय करना पड़ा कि प्याज का जो है वो आयात किया जाए विदेशों से। तो विदेशों से प्याज का आयात किया गया तो मार्केट में प्याज बहुत मात्रा में आ गया तो प्राइस लेवल नीचे चली गई, डाउन हो गई। तो मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए भी हम सीमा शुल्क का सहारा लेते हैं। आयात निर्यात करते, ज़रूरत होती है तो माल को आयात किया जाता है, ज़रूरत होती है तो माल को निर्यात किया जाता है, और उन पर टैक्स में कमी कर दी जाती है या बढ़ा दिया जाता है। जैसे प्याज को जो आयात करना लगा तो आयात कर माफ़ कर दिया गया, चाहे कोई भी आयात कर सके, कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो बहुत आयात में प्याज आ गया, तो प्याज की जो कीमतें बढ़ रही थी, आसमान को छू रही थी, वो धीरे धीरे नीचे आ गई अपने आप। ये मूल्य का नियंत्रण हो गया। तो जिस प्रकार से सरकार चाहती है वो मूल्यों पर नियंत्रण करने के लिए एक प्रकार का टूल है, एक प्रकार का औजार है उसके पास। तीसरी बात, प्रोटेक्शन टू लोकल गुड्स। जो स्थानीय बाज़ार है या स्थानीय वस्तुएं हैं उनको संरक्षण देने के लिए भी ये काम किया जाता है। जैसे मान लीजिएगा कि हम खादी को प्रोत्साहन देना चाहते हैं कि खादी लोगों में पॉपुलर हो, खूब अच्छी बिके, लोग उसको खरीदें, तो यहाँ पर उसके टैक्स कम कर दिए जाएंगे। और जो विदेशों से कपड़ा आता है या विदेशों से जो धागा आता है जिससे विदेशी कपड़ा अच्छी क्वालिटी का बन सकता है, उसके टैक्स में वृद्धि कर दें, सीमा शुल्क उसका बढ़ा दें। जब टैक्स बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो जनसाधारण की अप्रोच से दूर हो जाएंगी। जनसाधारण उसको ख़रीदना पसंद नहीं करें क्योंकि महंगी है। आप जानते हैं इसी प्रकार से जो विलासिता की वस्तुएं हैं, जिनको खरीद कर उपभोग करना केवल नाम मात्र के लिए होता, दिखावे के लिए होता, उसकी आवश्यकता होती नहीं। यदि जैसे आपको कहीं आना जाना तो आवश्यकता है तो
टू व्हीलर ले लीजिए, बहुत ज़्यादा आवश्यकता तो कार खरीद लीजिए, कार जो ऑर्डिनरी थी वो खरीद ले, नहीं साहब मैं तो BMW खरीदूँगा, तो ये आपकी मर्सिडीज़ खरीदूँगा, तो ये आपकी मर्ज़ी है विलासिता की वजह से कि आरामदायक लगे, आपको लगे तो कोई पूंजीपति व्यक्ति जिसके पास इतनी बड़ी और इतनी अच्छी गाड़ी है। तो यदि ऐसी गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं तो उन पर टैक्स की रेट बहुत हेवी कर दी जाती है, करीब करीब 1.5 गुना 2 गुना 3 गुना तक उन पर टैक्स रेट लगा दिया जाता है। जितना बाज़ार में आपने विदेश से वो कार को ख़रीदा गया है उससे दुगना तिगना टैक्स देंगे तब वो भारत में आ सकेगी। आपको इसका ऐतिहासिक एक उदाहरण देना चाहूँगा कि सचिन तेंदुलकर जब विदेश में क्रिकेट खेल रहे थे तो वहाँ पर उनको एक BMW कार भेंट की गई। ऑस्ट्रेलिया था या इंग्लैंड था, मुझे जानकारी पूरी नहीं है, परंतु विदेश में उन्हें वो कार भेंट की गई। अब वो जो कार भेंट की गई तो उसको जो यहाँ पर लाने की बात चली तो उस पर टैक्स नियम के अनुसार इतना था कि जो बाज़ार में विदेश में उसकी कीमत थी उससे 2 गुना 3 गुना टैक्स देना पड़ रहा। तो कार लाने का मतलब क्या हुआ? उन्होंने फिर उनके फैंस ने रिक्वेस्ट करी गवर्नमेंट से कि उपहार में मिली हुई कार है, इतनी महंगी कार है, तो उसके लिए इनको विशेष छूट दी जाए और आयात करने के लिए इनको जो सामान्य माल आता उसी रेट पर इनको माल को आयात करने की अनुमति दी जाए। और अंततः फिर ये हुआ कि सरकार ने उन्हें सचिन तेंदुलकर को अनुमति दे दी और वो कार आयात हो गई। जो सामान्य टैक्स लगता वो टैक्स के ऊपर वो आयत हो गई। और नहीं तो नियम के अनुसार टैक्स लगता तो 2 गुना 3 गुना टैक्स देना पड़ता जो मूल्य था उसका फॉरेन मार्केट में उस कीमत पर। तो वो लाना नहीं लाना दोनों बराबर महंगा पड़ जाता। उससे अच्छा होता कि वो यहाँ पर कार खरीद लेते, कम से कम ये तो होता कि भाई मैंने गवर्नमेंट को टैक्स दिया है, परंतु ऐसा उस केस में हुआ था। खैर, मेरा कहने का मतलब है कि जिन वस्तुओं को जो भारत में बिकती हैं, भारत में उत्पादित होती हैं, उनको संरक्षण देना होता है तो इस प्रकार की सीमा शुल्क में वृद्धि या कमी करके उनको संरक्षण दिया जाता है। उसी प्रकार से जिस माल को प्रोत्साहन देना होता है तो उसको निर्यात करने के लिए अनुमति दी जाती है, सरकार सब्सिडी देती है, टैक्स में छूट देती है, टैक्स माफ़ कर देती है ताकि माल निर्यात किया जा सके। तो ये सरकार की पॉलिसी पर डिपेंड करता है, अलग अलग सरकार के समय इसके अलग अलग नीतियाँ होती हैं। अब आइएगा कि प्रैक्टिकल टॉपिक की बात शुरू कर रहे हैं, उसमें 2-3 बातें जानना बहुत ज़रूरी हैं कि क्या होता है। हम बात करेंगे, वो टॉपिक होगा कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। कर दायित्व। कर दायित्व, यहाँ से प्रैक्टिकल की बातें शुरू हो रही हैं और आज हम उसको आप उस तरफ लिए चलते हैं इसके लिए। और वो होता है, सबसे पहले आता है बिल एंट्री। सामान्यतः कस्टम ड्यूटी जो होती है वो आयात करने वाले माल पर अधिक होती है, तो इसलिए कस्टम ड्यूटी को सामान्यतः आयात कर भी कह देते हैं। हालांकि ये दोनों से संबंधित है, आयात और निर्यात से, परंतु मुख्य रूप से ये आयात से संबंधित होने की वजह से इसे आयात कर भी कह देते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से माल के आयात करने पर, माल के विदेश से भारतवर्ष में आने पर जो टैक्स लगता है, तो टैक्स लगेगा उस समय जब यह तो माल पहुंच जाए, भारत की सीमा में माल पहुंच जाए, अथवा वो जो बिल है, वाउचर है, वो बिल हो जाए, आ जाए। जो दोनों में से पहले पहुंचेगा उस तिथि को, उस समय माल का आना माना जाएगा। बात समझ भाई। मान लीजिएगा कि आपने यूके से माल खरीदा, इंग्लैंड से माल खरीद के जहाज़ में लदान कर दिया और जहाज़ माल लेकर के आ गया। और मान लीजिए जहाज़ पहुंच रहा है 1/1/2021 को और
माल की रसीद बिल जो है वो डाक से पहुंच गया, हवाई डाक से आया, हवाई जहाज़ से, और वो माल की जो बिल की रसीद है, वाउचर है, वो पहुंच गया 30/12/2021 को। तो यदि ये बिल या रसीद या वाउचर जिसको कहते हैं, यदि वो पहले पहुंच गया तो इसी दिन माल के पहुंचने का समय मान लिया जाएगा, क्योंकि जहाज़ तो अपनी रफ्तार से चलेगा, पानी का जहाज़, हवाई जहाज़ अपनी रफ्तार से चलेगा, वो पहले पहुंचेगा, ये बाद में पहुंचेगा। तो यदि जिस तिथि को बिल या वस्तुतः भारत में आ जाती, पहुंच जाती है, उसी तिथि को उसी दिन माल का आना माना जाएगा। अब प्रश्न उठता, बिल के या माल के आने जाने से टैक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा? टैक्स पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा कि जब माल आपने इंग्लैंड से आयात किया, भारतवर्ष में माल आया और मूल्य के अनुसार उस पर टैक्स लग रहा, मान लीजिएगा, ओके, माल था 1,00,000 पाउंड का, जो माल आपने खरीदा भारत में आया वो 1,00,000 पाउंड का था। अब इस पर टैक्स की का कैलकुलेशन करें हम, तो यहाँ पर तो रुपया चलता है। मान लीजिए आज पाउंड की रेट 100 रुपये है, 1 पाउंड 100 रुपये का है, तो ये हो गया 10 लाख का माल। अब 10 लाख का 2% जो भी बनता है टैक्स बनता है, 2%, 2.5%, 5%, जो भी रेट दे रखी उसके आधार पर टैक्स लगे। और आप ये भी जानते हैं कि विदेशी मुद्रा की जो रेट है प्रतिदिन बदलती रहती है, आज कुछ है, दोपहर को कुछ होगी, शाम को कुछ और होगी, कल कुछ और होगी। तो यदि माल का आयात के या आने की तिथि निर्धारित नहीं है तो उसके मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता। मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता तो उस पर टैक्स का निर्धारण बड़ा विवादास्पद हो जाएगा। तो इसलिए विवाद से बचने के लिए बिल पहुंचने की तिथि अथवा माल वस्तु तक पहुंचने की तिथि जो भी पहले हो, उस तिथि को, उस तारीख को ही माल का आना माना जाएगा, और उस दिन जो रेट होगी उस फॉरेन करेंसी की, वो रेट लगाई जाएगी, उस रेट के आधार पर टैक्स लगेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकल में ये बातें आएंगी कि टैक्स लगा, इस दिन माल पहुंचा और बिल की तारीख इस दिन पहुंची, इस दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की या एक्सचेंज रेट थी वो 60 रुपये थी, और जब माल पहुंचा उस दिन रेट 100 रुपये हो गई। अब किस रेट से माल का मूल्यांकन किया जाए, और मूल्यांकन किया जाए तो किस रेट से टैक्स लगाया जाए, ये विवाद हो जाएगा। इसलिए इससे बचने के लिए सावधान रहिएगा कि आपको इन दोनों तिथि में से जो पहले तिथि आएगी उसी के अनुसार वस्तु के मूल्य का निर्धारण होगा, और मूल्य के आधार पर ही उस वस्तु पर टैक्स लगेगा। क्लियर होगी बात? एक बात और जो विवाद की हो सकती है प्रश्न में, और वो ये है कि माल का पहुंचना भारत में कब माना जाएगा? जब बिल आएगा। तो वो बिल की तारीख, मान लीजिए जहाज़ पहले आ गया, तो जहाज़ का आना कब माना जाएगा? जब बिल आ जाएगा तब। जहाज़ पहले पहुंच गया, बिल तो बाद में आ रहा है, तो जहाज़ पहले पहुंच गया तो माल कब आना माना जाएगा? जब भारतवर्ष की सीमा से 22.326 किलोमीटर की परिधि में आ जाता है, तब वो जहाज़ का पहुंचा हुआ माना जाता है। क्योंकि भारत की जो तट है, समुद्र का किनारा है, उससे 22.326 किलोमीटर तक भारत का क्षेत्र माना जाता है, वो भारत का क्षेत्र है। तो जैसे ही भारत की सीमा में आ गया, उस भारतीय क्षेत्र में आ गया, इंडियन टेरिटरी कहलाता, भारतीय तट क्षेत्र। तो भारत के तट क्षेत्र में जैसे ही जहाज़ ने प्रवेश किया, ये माना जाएगा कि जो माल आ गया है, माल पहुंच गया है। और जब तक वो इंडियन टेरिटरी में एंट्री नहीं करता है तब तक जहाज़ का पहुंचना नहीं माना जाएगा। क्योंकि जहाज़ आपने देखा होगा, यदि कभी जाना हुआ हो किसी बंदरगाह पर को देखने का मौका, तो समुद्र के किनारे से काफ़ी दूरी पर जहाज़ खड़ा रहता है। क्यों खड़ा रहता है? क्योंकि जहाज़ को खड़े रहने के लिए गहरा पानी चाहिए।
किनारे पे आके नहीं खड़ा हो सकता है, हाँ तट पे एकदम नहीं आ सकता। तो या फिर उसके लिए ऐसी जगह बनानी पड़ती है जहाँ पर से माल को चढ़ाने उतारने का काम किया जा सके, उसे बंदरगाह कहते हैं। तो ये जब वो टेरिटरी इंडियन टेरिटरी में आ जाए, भारतीय सीमा में प्रवेश कर जाए, और सीमा का मतलब होता है तट से 22.326 किलोमीटर, ये भारतीय क्षेत्र है, भारत का जल क्षेत्र है, वहाँ तक भारत की सीमा मानी जाएगी। उसमें किसी जहाज़ को आना है तो पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती है कि मेरा माल आ रहा है जहाज़ से और ये प्रवेश करना है इसको, वो परमिशन देगी तो एंट्री हो सकती, नहीं तो वहाँ उस सीमा से बाहर खड़ा रहेगा जहाज़, ध्यान रहे इसे। ऐसे ही आकाश में होता है, इंडियन टेरिटरी 22.326 किलोमीटर तक आगे तक रहती है। तो जब भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा, तट से सीमा से 22.326 किलोमीटर तक भारतीय क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, आइए अब सीधे हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ लिए चलते हैं और इसमें कैलकुलेशन करना सिखाते हैं, आपको बताते हैं किस प्रकार से टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता है। एक छोटा सा सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू, और जो बाकी बातें रह गई हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे इसमें, ताकि उन उदाहरणों के द्वारा आपको समझने में सुविधा रहे। आइए सबसे पहले हम लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। सिंपल सी बात है, परंतु ये कुछ टेक्निकल शब्द हैं जिनको समझने के लिए ज़रूरी है। करें शुरू? ओके, ये पटेल चौधरी की बुक की पहली एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन है। उसमें कहा निम्नलिखित सूचना से 20 जून 2020 को निर्धारण योग्य मूल्य की गणना कीजिए। क्या करना है हमें? असेसेबल वैल्यू का कैलकुलेशन। ये देखिएगा शब्द ने, अब ये टेक्निकल शब्द आ रहे हैं, अब इनका मीनिंग ये समझ में तभी आएगा जब ये चीज़ें हो जाएगी। असेसेबल वैल्यू, पहला पॉइंट इसमें FOB वैल्यू ऑफ मशीन। ये क्या होता है, सब बातें बताते हैं आपको। FOB वैल्यू ऑफ मशीन, और वो दे रखी है 40,000 है ना, ये 60,000 बोल देना। 60,000 डॉलर में है, अमेरिकन डॉलर 60,000। सेकंड, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, अनलोडिंग एंड हैंडलिंग। इसके लिए उसने कथन बताया नॉट अवेलेबल या नॉट असर्टेनेबल, मालूम नहीं है उसे। थर्ड पॉइंट, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, इंश्योरेंस, ये भी नॉट असर्टेनेबल, यही है आपके भी। फोर्थ, अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस एट प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, 45,000 रुपीज में, ये रुपीज़ है 45,000। बस यही है। रेट ऑफ एक्सचेंज CBI बोलना, सर ₹70 सर। CBIC $1 इज इक्वल टू ₹70। यस सर।
ये क्वेश्चन में दे रहा है। अब देखिएगा कुछ टेक्निकल शब्द हैं जो बार बार हर क्वेश्चन में काम आएंगे, उनको हम कैसे समझ सकते हैं, इसके आधार पर, क्वेश्चन के आधार पर कैसे उनका कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, आइए सबसे पहले आता है FOB। पूरा नाम इसका फ्रेट ऑन बोर्ड। जब माल जहाज पर आया उस समय उसका मूल्य क्या था। ठीक है, अर्थात माल का उत्पादन हुआ विदेश में, उत्पादन होने पर जो भी वहाँ पर टैक्स वगैरह लगता था वो टैक्स का पेमेंट किया, फिर माल को वहाँ से किसी ट्रांसपोर्ट में लेकर के जहाज़ के या जहाँ बंदरगाह था वहाँ तक लाया गया, वहाँ तक के चार्जेस फ्रेट ऑन बोर्ड कहलाता है, FOB। ध्यान रखिएगा, ये बार बार काम आएगा करीब करीब हर क्वेश्चन में, तो प्लीज़ बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। इसी के आधार पर सारे कैलकुलेशन निर्भर करेंगे, आपको ध्यान रखिएगा। FOB कहलाता। फिर है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। सर FOB की वैल्यू तो हमें लिखी है, अभी अभी तो केवल परिभाषाएं ले रहे। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, जब माल को जहाँ से आयात किया जा रहा है जिस देश से, वहाँ पर जो फैक्ट्री थी वहाँ से माल को लादा गया, लाद करके किसी ट्रक में या और किसी व्हीकल में ले करके बंदरगाह तक आए। ठीक है, ये कहलाता FOB। जो भी उसका टैक्स वगैरह देना था वहाँ पर इंग्लैंड में वो दे दिया, कर दिया। माल को वहाँ पर लादा गया ट्रक में या किसी भी साधन में, और उस साधन से माल को बंदरगाह तक लेके आए। यदि जहाज़ से माल आ रहा तो एयरपोर्ट तक लेकर आएंगे। भाई एयरपोर्ट भाई बंदरगाह पे फैक्ट्री तो है नहीं, फैक्ट्री तो कहीं और है। माल का उत्पादन वहाँ हुआ, तो माल का उत्पादन हुआ, यहाँ पर भेजने के लिए जो टैक्स बनता था वो टैक्स वहाँ की सरकार को दिया। उस माल को फिर किसी साधन में लादा गया, ट्रक हो सकता है या कोई और हो सकता है, लाद करके हवाई अड्डे तक या बंदरगाह तक पहुँचाया गया। ठीक है ना, ये सारा FOB कहलाएगा। ये सारी लागत FOB की होगी। ठीक है, उसके बाद जब माल बंदरगाह पर आ गया या हवाई अड्डे पर पहुंच गया तो फिर उस माल को जहाज़ में या हवाई जहाज़ में लादा जाएगा। उसे कहेंगे लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग। बात समझ में आ गई? यही कहलाती है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसमें आएगा माल को जहाज़ में चढ़ाने का, ये देखिए लोडिंग, अनलोडिंग उतारना है तो उसका हैंडलिंग, उसको संभाल के रखना है तो कोई माल के ऐसा तो नाजुक प्रकृति का होता है। आपने देखा होगा जो माल के बड़े बड़े पैकेट्स होते हैं उस पर कई जगह के बार सावधानी के लिए लिखा जाता है, जैसे वॉशिंग मशीन है, ये फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर जिसको कहते हैं, तो वो जिसे कागज़ के कार्टून में पैक किया जाता है उसके ऊपर ये लिखा जाता है पुट ऑन राइट साइड। यदि उसे उल्टा आपने खड़ा कर दिया तो उसकी सारी गैस निकल के चली जाएगी और ख़राब हो जाएगा, तो उसको सीधा खड़ा किया जाता, वो प्रिकॉशन से लिखे जाते हैं। कई माल ऐसे होते हैं जिनमें कोई पेनी चीज़ नहीं डाल सकते, तो उस पर लिखा जाता है यूज़ नो हुक्स, इस पर हुक मत लगाइए नहीं तो माल निकल के बिखर जाएगा। तो इस तरह की ये होता है। कई जगह लिखा होता है नोट टू बी लूज शंटेड, इसको बिल्कुल ढीला मत छोड़िए, माल को बंद करके टाइट बंद करके रखिएगा, जिससे जो माल एयर कॉन्टैक्ट में आते ही लीक हो जाता है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हुआ, जिसे हवा में आया नहीं उड़ जाएगा, तो उसको इस तरह से टाइट बंद किया जाता है कि एयर के कांटेक्ट में आ ही नहीं सके माल। तो इस तरह की सावधानियाँ होती है, उसे हैंडलिंग कहते हैं। तो समझ वाली बात, ये हैंडलिंग हुआ। तो ये सारी जो लागत होती है वो ट्रांसपोर्ट में आके जोड़ दी जाएगी। ठीक है, ये कहलाती है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। जब माल जहाज़ में लद गया, वहाँ से जहाज़ रवाना हो गया, वहाँ तक की लागत जो होगी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट कहलाएगी।
ठीक है। उसके बाद आता कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। जनरली जो माल बाहर से आते जाते हैं अर्थात आयात निर्यात होते हैं तो उनका बीमा कराया जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जहाज़ डूब सकता है, ख़ास तौर से पानी में। यदि एयर से आ रहा है, आपका हवाई जहाज़ से माल आ रहा है तो क्रैश हो सकता है, तो आपके सारे माल का नुकसान हो सकता है। तो उससे बचने के लिए इंश्योरेंस कराया जाता है माल का, तो इंश्योरेंस की लागत वो इसमें आएगी, ठीक है। उसके बाद अनलोडिंग। अब ये ध्यान देना, माल जहाज से बंदरगाह पर पहुंच गया या हवाई जहाज से भारत में हवाई अड्डे पर आ गया। जब माल आ गया तो वहाँ से माल वहाँ तो पड़ा नहीं रहेगा, वहाँ से उठा करके जिसने माल मंगाया उसका गोदाम कहीं होगा, वहाँ पहुँचाना होगा, ठीक है। मान लीजिएगा जयपुर में माल को आना है तो बम्बई बंदरगाह पर माल उतरेगा, वहाँ पर जाकर स्टोरेज उसको रखने की जगह वहाँ रखा रहेगा, और जो 2-3 दिन का समय होता है उसमें उसको उठा करके वहाँ से ट्रक वगैरह में लाद करके मालगाड़ी में लाद करके जयपुर पहुँचाना पड़ेगा। तो ये सारे चार्जेस हैं इंडिया में आने के बाद वो लगे 45,000 के, परंतु वो कस्टम ड्यूटी के कैलकुलेशन में नहीं जोड़े जाएंगे, इनको शामिल नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? क्योंकि माल जब पहुंच गया इंडिया में तब तक के जो कीमत आएगी, जो खर्च आएगा, उस पर इसकी टैक्स की कस्टम ड्यूटी की गणना की जाएगी। पहुंचने के बाद में क्या हो रहा है? माल के पहुंचने के बाद क्या खर्चे हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे हैं वो नहीं जोड़े जाते हैं, ध्यान रखिएगा, उनको शामिल नहीं करेंगे। टैक्स लायबिलिटी के कैलकुलेशन के लिए उनको शामिल मत कीजिएगा, ठीक है। एक बात और है, इस प्रश्न में तो नहीं पर आगे कहीं काम आएगी, एजेंट्स कमीशन। एजेंट का कमीशन, दलाल जिसको कहते हैं, जो माल विदेश में उसे जो चाहिए वो माल कहाँ मिल सकता है, आप इंडिया में बैठे हुए आपको जानकारी नहीं होगी, तो आप ऐसे लोगों से संपर्क करेंगे कि भाई हमें इस तरह की मशीन चाहिए, कहाँ मिलेगी, तो सब मशीन मिल जाएगी पर मेरा कमीशन इतना होगा, बता दूंगा यहाँ है, इस कीमत में मिल रही है, ठीक है। मान लीजिए तय किया कि भाई जो मशीन की कीमत होगी 1% आपको देंगे, ठीक है। वो दलाल फिर वर्ल्ड में जहाँ जहाँ उसके संपर्क है उनसे मालूम करके आएगा भाई इस तरह की मशीन हमें चाहिए, कहाँ मिलेगी। उसने कहा सब इंग्लैंड में मिल जाएगी, ये फर्म का नाम है, इस नाम पते पर। उसने फर्म से कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करके उसने कहा कि इतने की मशीन है। उसने इंडिया के उस व्यापारी को टेलीफोन किया कि भाई ये मशीन मिल रही है, इतने रुपए की है, बोलो डील करनी है कि नहीं करनी है, इतने रुपए में दे रहा वो कह रहा ठीक है कर लो। तो वो डील करके उसे बताएगा, पैसा लेगा। ये जो सारे काम करेगा वो दलाल होता है, उसको एजेंट कहेंगे। एजेंट का कमीशन भी इसमें शामिल होता है, कई बार ऐसा होता है। आएंगे क्वेश्चन की अलग अलग वेराइटीज़ आती रहेगी, उसमें और बातें जुड़ती रहेंगी आपके, परंतु एक बात ध्यान आ गई इसलिए आपको बता दें, एजेंट्स का कमीशन भी इसमें लिया जाता है। तो एक बात और, कई बार क्या होता है कि मशीन कुछ इस तरह की होती है कि उसमें कुछ स्पेयर पार्ट लगाना ज़रूरी होता है, कुछ चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने मोटर बाइक खरीदी, तो मोटर बाइक खरीदी तो उसके लिए सब आपके जो हैंडल में वो कवर होता है वो लगाना है, साइड ग्लास लगाना का नहीं लगाना है, या और भी कुछ चाहिए। कार खरीदी, कार में कारपेटिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, या और भी कुछ चीज़ जो आपको लगानी है उसके अलावा वो चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो सामान स्पेयर पार्ट्स के रूप में भी भेजा जाता है। जो आवश्यक होता है लगाना उसको अलग भेजा जाता। तो यदि वो है या कोई स्पेशल डिज़ाइन आप करना चाहते हैं, उस मशीन में चेंज करना चाहते हैं, तो ऐसा सामान भेजा जाता। तो यदि ऐसा कोई सामान आ रहा है जो एक्सेसरीज जिसको हम कहते हैं वो लगाना आवश्यक है, तो वो भी इसमें जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे अलग अलग वेराइटीज़ इसमें आती रहेंगी, वहाँ पर फिर आपको और बताते रहेंगे। अब उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात और है रेट ऑफ एक्सचेंज। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि फॉरेन करेंसी की रेट एक दिन में 2-3 बार बदलती है और प्रतिदिन चेंज होती रहती है। इसीलिए आपको ये बताया गया था कि माल जब पहुंचेगा तो उस दिन जो रेट होगी वो मानी जाएगी।
तो माल का पहुंचना किस तिथि को माना जाएगा? बिल या माल के पहुंचने में जो दोनों में से पहले आ जाए वही माल पहुंचने की तिथि मानी जाएगी। उस तिथि को उस फॉरेन करेंसी की रेट क्या थी वो आपको प्रश्न में देता है कि रेट ये थी, जिससे इसमें रेट दे रखी। एक अमेरिकन डॉलर है वो 70 रुपये का था उस दिन, जिस दिन ये काम हुआ था। अब एक बात और का ध्यान रखिएगा, रेट के बार एक से अधिक दे देता, 2, 3, 4 रेट दे देता। रिजर्व बैंक के रेट ये है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेट ये है और इसके रेट ये है। आपको कोई रेट को नहीं मानना है, केवल CBISC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होता है उसकी जो रेट होगी वही मानी जाएगी। 3-4 रेट दे दे उससे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ना। वो आपको कन्फ्यूज़न में रखने के लिए, आपको आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए एक से अधिक रेट दे सकता है प्रश्न में। आपको किसी रेट को नहीं मानना है, जो CBIC की रेट है वही गणना करने के लिए काम में ली जाएगी। ना तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रेट काम आएगी, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेट काम आएगी, ना फॉरेन के किसी दूसरे बैंक की रेट काम आएगी, ना जो एग्रीमेंट हुआ उस डेट की कोई रेट काम आएगी। उस दिन CBIC की रेट क्या थी वो जो प्रश्न में होगी उसे ढूंढ करके उसी रेट पर आपको कैलकुलेशन करना है। ध्यान रहे इस चीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सिंपल सी है कैलकुलेशन में तो, परंतु बड़ा ध्यान रखने की बात है। किसी और दूसरी रेट के उसमें नहीं आ जाएं भ्रम में, आप किसी दूसरे रेट से चेंज कर दें, सवाल गलत हो जाएगा पूरा किया हुआ सारा, क्योंकि ये अंत में होगा सारा करने के बाद, तो पूरे किए पे पानी फिर जाएगा आपका, जो यदि आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा तो। ठीक है, आइए कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करने से पहले, अब कैलकुलेशन की बात आ रही है, हमें ज्ञात करना पड़ता है माल का मूल्य क्या है, निर्धारण मूल्य असेसेबल। तो ऊपर लिखा जाएगा ऐसे प्रश्न में, कैलकुलेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू निर्धारण योग्य मूल्य, इसको शॉर्ट में एक और नाम दिया जाता है CIF। पूरा नाम भी इसका बताएंगे, भी ध्यान रखिएगा, CIF असेसेबल वैल्यू। इसी के आधार पर ये जो मूल्य निश्चित किया जाएगा, इसके आधार पर ही कस्टम ड्यूटी लगेगी। जो वो कहेगा 2% लगाओ, 5% लगाओ, 6% लगाओ, 12% लगाओ, जो भी रेट वो देगा प्रश्न में, उसका कैलकुलेशन इस पर किया जाए, जो भी रेट होगी उस रेट से असेसेबल वैल्यू। तो सबसे इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन होता है टैक्स जानने के लिए, पहला काम है असेसेबल वैल्यू का कैलकुलेशन। निर्धारण योग्य मूल्य क्या है हिंदी में से कहेंगे, उसकी गणना करना। आइए निर्धारण योग्य मूल्य हम ज्ञात कर रहे हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ FOB, फ्रेट ऑन बोर्ड, पूरा नाम तो इसका ये है, पर जनरली FOB बोला जाता है, FOB ही लिखा जाता है, और वो आ रही है ये अमेरिकन डॉलर में है 60,000। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, या तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको वो दे तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे तो 20% ऑफ FOB माना जाएगा। इट इज लिमिटेड अप टू 20% ऑन FOB। या तो वो आपको उसकी कॉस्ट दे, नहीं दे तो फिर इसके 20% FOB के 20% तक
कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट मानी जाएगी, इससे अधिक नहीं हो सकती, ध्यान रहे। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होगी FOB के 20% से अधिक नहीं हो सकती। यदि आपको नहीं दिया गया है तो FOB का 20% लीजिए, सीधी सी बात। ओके, या तो ये हो जाएगा 60,000 इंटू 20%, बोलिए 12,000। यस सर। ये 12,000 अमेरिकन डॉलर, ठीक है। फिर आइएगा इंश्योरेंस, ब्रैकेट में लिखिएगा इट इज लिमिटेड अप टू 1.125% ऑन FOB। या तो इंश्योरेंस कितने का हुआ वो आपको बताए, नहीं बताए तो FOB का 1.125%, ये रेट ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, प्रश्न में नहीं देगा वो आप। तो अब ये लीजिएगा कैलकुलेशन, 60,000 इंटू 1.125%, बोलिए 675। 675 लिख दो, यस सर। 675 ये आ गया इंश्योरेंस का अमाउंट। ओके, नेक्स्ट अनलोडिंग। इंडिया में आने के बाद माल का अनलोडिंग किया गया, अनलोडिंग करके उसको बंदरगाह से उसके गोदाम तक या जहाँ तक उसको माल चाहिए वहाँ पहुँचाया गया, उसको हम शामिल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे लिखे समझने के लिए, अभी पहला प्रश्न इसलिए अनलोडिंग, और ब्रैकेट में लिख लें एक्सपेंसेस अप टू गो डाउन इन इंडिया, भारत में गोदाम तक पहुंचाने का माल। नोट इंक्लूडेड, ये लिख लें एक बार ताकि आपको ध्यान रहे, आगे फिर हम इसको लिखेंगे नहीं। आपको अभी पहला प्रश्न है इसलिए लिख लीजिएगा ताकि आपको ध्यान रहे कि ये कभी शामिल नहीं करना है। और अब टोटल कर लें, टोटल असेसेबल वैल्यू, जिसको हम CIF कहते हैं, 72,675। It is in Indian, it is in American dollar. Now convert it into Indian rupees. Converted in Indian rupees. भारतीय मुद्रा में इसको कन्वर्ट करें, 72,675 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्या है रेट, 70 रुपीज़। तो अमाउंट आ रहा है 50,87,250। 50 लाख, हाँ 87,087, 250, यस सर। ये रुपीज़ में आ गया। नाउ हियर इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, यही उत्तर माना जाएगा। इसके लिए आपको ये सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है। आज इतना ही ले पाएंगे ताकि बेसिक आपको क्लियर हो जाए। कल से हम अब इसकी वेराइटीज़ में चेंजेस करेंगे और प्रतिदिन अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ध्यान इस बात का रखना है कि ये टॉपिक सिंपल होगा, कि दूसरा टॉपिक एक और है वो इससे कठिन हो जाएगा। तो इस पर क्वेश्चन की तैयारी इस तरह से हो, एग्ज़ाम में कोई सा भी प्रॉब्लम कैसी भी आ जाए आप उसको बिल्कुल करेक्ट कर सकें। थैंक यू एंड गुड लक अगेन।